तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है सभी का कंपटीशन एंड यूनिक प्रतियोगिता और आप चाहे प्रतियोगिता हो कोई सी। ये दूसरी क्लास है मैथ की। मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि हम लोग कर रहे हैं एलटी यादव का मैथ। एलटी यादव का मैथ जो बुक आती है जियादव की, उसी के प्रश्नों को मैंने बिल्कुल क्रमों से लिया है। इससे पिछला का जो पहला पार्ट है वो आ चुका है, जिसके अंदर हमने परसेंटेज को समझा था और हमने समझे थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के सभी परसेंटेज के सवालों को। कोई भी क्वेश्चन शायद स्किप नहीं था और ये सभी क्वेश्चन मैंने लगभग एक ही तरीके से कराए थे, मतलब एक ही तरीके से। और वो तरीका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है, बात को समझना सिखाया है। आप उस वीडियो को देखें। तो उसके बाद आज दूसरा पार्ट है परसेंटेज का ही, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर नियर अबाउट 100 तक या फिर शायद 95 तक के क्वेश्चनों को हैंडल करेंगे। क्लियर? यहाँ भी कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट से ही पढ़ाया जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है हर जगह काम आता है। आप सीख गए तो सीख ही जाएंगे, फिर परेशानी नहीं होगी। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है एलटी यादव का 50वां क्वेश्चन और आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और कई बार क्या है, कुछ बुक में क्वेश्चन आगे पीछे भी नहीं याद रखे हैं, क्योंकि अच्छे कई सारे किताबें आई हुई हैं, मतलब हर साल एडिशन आता है तो कुछ चेंज भी मिल जाता है। तो मैंने देखी सब बिल्कुल क्वेश्चन मैच नहीं होता, ज्यादा कंफ्यूजन है तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए रास्ता निकाल रखा है, जिसके अंदर आपको मिलेगा इस तरह से क्या आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो अब ये वाला स्टॉपेज आप देख लेंगे, ये वाला कॉलम देख लेंगे, ये वाला लाइन देख लेंगे कि आय और व्यय पर आधारित प्रश्न कौन से हैं। आइए समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन की रूपरेखा समझ लेते हैं क्या होगी इस क्वेश्चन की रूपरेखा। पहली बात होती है हम कुछ भी जो कमाएंगे वो हमारी आय होगी, इनकम। कुछ बच्चों को बड़ा बचकाना लगेगा, फिर इतनी बेसिक बातें पर समझेंगे जरूर। आय जो है इनकम है, उस आय में से कुछ ना कुछ मैं व्यय कर दूंगा, खर्चा कर दूंगा, कुछ एक्सपेंसेस हो जाएगा, खर्चा हो गया। कुछ खर्चा करने के बाद कुछ बचत भी होगी, कुछ बचत भी होगी, ठीक है, सेविंग भी होगी कुछ। इन तीन चीजों पर क्वेश्चन आधारित होगा। आइए कुछ समझते हैं इसमें। अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम 100 रुपए है तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वही बनेगा, अगर उसने व्यय कर दिया 20%, तो इसका मतलब 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना बचेगा, जो बचत बची वो ऑटोमेटिक कितनी हो गई 80%। इस चीज को समझते हैं। या तो इस तरह से आपको परसेंटेज में चीजें मिलेगी। पॉइंट नंबर 1, चीजों को बड़े अच्छे समझना, क्योंकि बेसिक समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कुछ लोग बेसिक के नाम से क्लास स्किप कर देंगे, बेसिक पता, कॉन्सेप्ट समझिए, बात को समझिए। तो या तो क्वेश्चन किस तरह का होगा, परसेंटेज वैल्यू। नंबर 2, क्वेश्चन हो सकता है आपको इस फॉर्म में मिले कि आय, या फिर इस तरह से मिल जाए कि व्यय और बचत का अनुपात दे रखा हूं आपको 3 और 2 का अनुपात। हो सकता है इस फॉर्म में सवाल मिल जाए आपको। अगर इस फॉर्म में सवाल मिलता है तो इसका सीधा सा इलाज है, सीधा 100 बाय कर लें हमेशा, जो सीधी सी बात है। क्या 300 मान लें, जैसे कि व्यय होगा 300 रुपए और बचत हो गई 200 रुपए, तो यहाँ से ऑटोमेटिक इनकम निकल कर जाएगी आय। ऑटोमेटिक क्या निकल कर जाएगी आय। जब 300 रुपए आपने खर्च कर दिए, 200 बचा लिए, तो इसका मतलब आय कितनी थी 500। तो आपको सवाल के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ भी हो सकता है ये रेशो 3-2 का हो, 2-3 का हो, 5-4 का हो, 6-2 का हो, मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो तीसरा रूप ये, दूसरा रूप ये होगा, एक तीसरा रूप भी होगा। तीसरा रूप क्या कह रहा होगा कि एक व्यक्ति ने, यहाँ पर क्या था परसेंटेज में बात कर रहा था कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% खर्च कर दिया और 80% बचा लिया। अगर उसकी 80% इनकम इतनी है या फिर उसकी बचत इतने रुपए है तो बताओ आय कितनी है। ऐसे कुछ घुमा फिरा के सवाल होगा। एक फॉर्मेट हो जाएगा कि वो रेशो में सवाल दे देगा इसी चीज को। एक तीसरा हो जाएगा कि ना तो परसेंटेज में देगा ना रेशो में देगा, क्वेश्चन देगा आपको फ्रैक्शन वैल्यू कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 खर्च कर देता है और 2/3 बचा लेता है, कुछ ऐसा करके हो। तो तीसरा रूप ये हो सकता है। और एक चौथा रूप भी है, ये सबसे इजी रूप है और मोस्टली किताबों में सबसे पहले मिलता है और टीचर इसे पढ़ा के निकल जाते हैं और बच्चा इसी पर जाता है। बाकी इस वाले पर उस वाले पर वो अटक जाता है। आप भी अटकेंगे, बताने दिख रहा हूं, अभी सवाल पूछेंगे, ठीक है। चौथा रूप सबसे हल्का होता है, वो इसी का विस्तृत रूप है। इसमें क्या होगा बताया जाएगा कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% का ऊपर खर्च कर देता है, 30% खाने पर खर्च कर देता है, 50% सारे खत्म हो जाएगा, 20% किराए पर खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी हुई अगर नाम इस प्रकार का होगा।
ये सबसे इजी फॉर्मेट है, अक्सर हमें यही सिखाया जाता है और कहानी को खत्म कर दिया जाता है। इसी में एक और बच जाता है, ये चीजें समझ में आ रही थी, मुझे चौथे को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं, कोई बच्चे नाराज हैं। चौथे में क्या कहेगा कि 20% कपड़ों पर खर्च करा, 30% किराए पर खर्च कर दिया किराया, और 40% मनोरंजन पर खर्च कर दिया। तो 40 30 70 और 2 90, और 10% उसकी बचत है। बचत ना बताकर उन्होंने बता दिया कि 500 रुपए बचा लेता है, 500 रुपए बचा लेता है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, 500 रुपए बचा लेता है, तो 500 रुपए बचाए और यहाँ पर 90% तो खर्च कर दिया, बचा कितना 10%। ये 10% क्या है, बचत है, और बचत कितनी 500। तो इसमें से कुछ लिंक करके बनता है, कंफर्म बात समझ में आ रही है। इसी का एक और फॉर्मेट है आखिरी 5वां, इसी का एक आखिरी फॉर्मेट है 5वां फॉर्मेट। इसमें क्या होगा इसे समझते हैं। इस फॉर्मेट के अंदर पहले जो होगा कि 20% कपड़े पर तथा शेष का 20% मनोरंजन पर, शेष का 40% फलों पर। मतलब इसके अंदर एक शब्द जुड़ेगा शेष का, तो ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। तो ये 4 से 5 टाइप आपके पास होते हैं जो आप लोगों को अपेयर होते हैं एग्जाम के अंदर या फिर बुक के अंदर। आज हम इन सभी को समझेंगे बिल्कुल बारीकी के साथ। आइए क्लास को शुरू कर लेते हैं। आई होप ये चीजें आपको, ये भी चीज बच्चों को नहीं पता होता कि आड़े और वैसे कितने प्रकार के सवाल आते हैं। अब कम से कम आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर किसी बच्चे ने इतना ही वीडियो देखा हो जितना भी देख लिया है, 5 मिनट का वीडियो हो गया होगा मुश्किल से, जी हाँ, अगर इतना भी देख लिया होगा तो ये बात कंफर्म है कि उसे इसमें से कोई ना कोई टाइप ऐसा होगा जो नहीं आता होगा। अगर नहीं आता तो उसके लिए वेट करें, और आता है तो फिर अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन तो देख लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, लिखा है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर या किराए के रूप में खर्च करते हैं, और शेष का, याद रखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन पूछा जो 5वां टाइप बताया था ना शेष का, उसमें से शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च कर लेते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत, उनकी सेविंग 1800 रुपए है तो उनकी कुल आय कितनी होगी, ये समझते हैं। इस चीज को बड़े आराम के साथ समझेंगे चीजों को। मैंने माना कि उनकी आय x रुपए है। अब उन्होंने, मैं एक चीज बताऊं, ये चीज में जो लिख रहा हूं ये बचत लिख रहा है। कई बार बच्चों को सिखाया जाता है पर बताया जाता है लिखा है ये बचत है। क्या लिख रहे हैं बचत। तो जब 20% खर्च कर दिया तो बचा कितने परसेंट बचा, सर जी 80% बचा, तो 80 लिख दो, ये लो। उसके बाद शेष का 70% खर्च कर दिया, तो हमेशा शेष प्रस्ताव से 100% मानते हो, तो 100% में 70% खर्च कर दिया, कितना बचा, सर जी 70% खर्च हो गया तो 30% बचा। और ऐसा करने पर कितने रुपए बचे इनमें, सर जी 1800। बस इसे सोल्व करना है, यही कांसेप्ट पिछली क्लास का भी है, इसी के लिए आओ सोल्व कर लेते हैं। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ x बचा, ये चला जाएगा मल्टीपल में, तो 1800 गुणा 100। देखिए चीजों को सरल बनाएं, अच्छा रहेगा। कई बार बच्चा क्या करता है, ऐसी जगह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले मैं इसे सोल्व करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को चीज बताता हूँ, ठीक है। 3 6 18, 600 बहुत आराम से कर लेंगे। 4 दूनी 8, ठीक है। चीजों को सही से काटने सीखेंगे। 4 1 4 बचा, 2 4 5 20, 0 2 से काटूंगा 75, 75 100 की गुणा करूंगा तो बच्चे कितना जाएगा, क्या 7500 की इनकम है। बच्चे ना करते क्या है, इस वाले क्वेश्चन के बाद क्या बता रहा हूं, इस 100 की गुणा में डायरेक्ट करेंगे, ये हो गया 8 या 24 कर देंगे। हम बताइए फिर से भी तो काट नहीं है, तो इससे अच्छा आखिर को अलग अलग रहने दें। अगर आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन से आगे चलकर कट करना है तो सिर्फ मल्टीप्लाई ना करें, समय की बचत होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इसी सीरीज से लिखा है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर, 62% अपने परिवार पर। ध्यान रखना यहाँ पर ये नहीं लिखा शेष का 62%, सिर्फ 62 लिखा है। तो यहाँ पर यह वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। क्या करेगा सीखेंगे। परिवार पर व्यय कर देता है तथा शेष आय की बचत कर लेता है, जो बचा वो बचत हो गई। यदि उसकी बचत 6300 तो 6300 रुपए है तो उसकी कुल आय कितनी है, तो समझिए मैंने कहा कि इसकी आय 100% है, जो भी थी 100% थी। 24% एक बार खर्च कर दिया, 62% एक बार खर्च कर दिया, तो उसने कितना परसेंट खर्च कर दिया, सर जी उसने 86% तो खर्च कर दिया। अब ये बताओ जब उसने 86% खर्च कर दिया टोटल इनकम कितनी थी, सर टोटल इनकम थी 100% और 86
भैया कितने परसेंट बचा? सर जी ये बचा 14%। ये क्या हो गई 14% इसकी? सर ये हो गई इसकी बचत। सर ये तो 14% बचत हुई है, लेकिन सवाल के अंदर बचत कितनी है? 6300 रुपए है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 14% की वैल्यू 6300 है और 1% की वैल्यू 6300 है। तो इस प्रकार से ये करके हम निकाल सकते हैं यहाँ से 1% की वैल्यू। जब मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ तो मैं 100% की वैल्यू निकालकर इसकी इनकम भी तो निकाल सकता हूँ। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल पहली क्लास से सीधे सीधे आम लोगों के लिए। आइए कर लेते हैं 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल होगा, मजा आएगा। आइए करते हैं 7 चौक 28, सीधा सीधा 7 चौक 28, 29 30 31, बचा कितना? 3। 5 बार चला जाएगा 0, 45 450 और 100 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा? इतना आएगा। बताइए इजी है या नहीं? चीजों को समझेंगे बहुत अच्छे से, समझते हैं। एक आदमी अपने आय का 24% मकान के किराए पर और 62% अपने परिवार पर, तो टोटल कितना खर्च करा? 86। बचा कितना? 14% और बचत कितनी है? 6300। सीधा सीधा कर लेंगे। याद रखें अगर सवाल में होता कि 24% किराए पर खर्च करा और शेष का 62% परिवार पर खर्च करा तो मैं इसे आय को x मानता। 24% खर्च करने के बाद 76% की बचत होती और फिर 62% खर्च करने के बाद 28% की बचत होती। तो मैं इसे कुछ इस तरह से करता और एंड में बचाता 6300। और ये कब होता? जब लिखा हुआ होता ये वाला शब्द शेष का, तब मैं जाकर इस चीज को करता। लेकिन फिलहाल आंसर है 45,000 रुपए। अच्छी खासी इनकम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको मजा आएगा। सभी क्वेश्चनों को देखिए जो आपकी जरूरत का है। जो आपकी जरूरत का है, क्लास शुरू होने से पहले आपको चार्ट दिख जाएगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन कौन से नंबर पर है। मतलब कितनी वीडियो आगे निकाल के देख सकते हैं, इसकी भी सुविधा आपके पास रहेगी। क्वेश्चन है राम का व्यय और बचत। याद रखना मैंने ये चीज बताई थी पहले वाले क्वेश्चन में, ये सभी दूसरे वाले टाइप में बताई थी। देखिए व्यय कितना कर रहा है और बचत पढ़ते हैं पास बात। राम का व्यय और बचत का तीनों दो का अनुपात है, ये अनुपात है। चलिए उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? मतलब समझो तीनों दो का अनुपात है, ये व्यय कर रहा है 3 के अनुपात में और बचत कर रहा है 2 के अनुपात में। तो मैं कह सकता हूं जैसे कि मैंने आपको बताया था इसे 100 से गुणा कर लोगे, इसे 100 से गुणा कर लोगे, कोई ट्रिक नहीं है। इससे क्या होता है जब हमारे पास सवाल के अंदर जीरो ज्यादा होते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो मैंने क्या कहा कि 300 रुपए खर्च कर रहा था, 200 रुपए बचा रहा था। तो आय कितनी हो गई इसकी? इसका मतलब कमा कितने रहा था कि 300 खर्च कर दिए, 200 बचा दिए। इसका मतलब 500 रुपए कमा रहा था। जब 500 रुपए कमा रहा था तो 300 खर्च कर दिया था, 200 बचा लिया था। कहानी समझ में आ गई? तीनों दो के रेशो, क्योंकि 0 से 0 बढ़ते हैं तो तीनों दो का रेशो तो बचेगा। ये बात समझ में आ गई सब? आगे बढ़ते हैं। अब हमने बताया कि उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई। वृद्धि कहां हुई है सर? आय में हुई है 500 रुपए में। तो आय कितनी हो गई होगी? ये देखो 500 रुपए की 500 रुपए में 10% की वृद्धि हुई तो अब आय कितनी हो गई? 110%। ये लो 110% निकाल दो, 2 0 से 2 0 11 पंजे 55। अब उसकी आय कितनी हो गई सर? उसकी इनकम 550 रुपए हो गई हमारे अकॉर्डिंग। कंफर्म है बात? क्योंकि 10% उसकी आय बढ़ गई है। अब आगे वो कह रहा है कि उसका व्यय भी 12% बढ़ गया है। व्यय कितना कर रहा था सर? व्यय 300 रुपए कर रहा था, तो 300 रुपए से उसका व्यय कितना बढ़ गया? 12%। तो अब उसका नया खर्चा कितना हो गया? 112/100 कर दो, 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 निकल 3। अब उसका नया खर्चा 336 रुपए हो गया। कहानी समझ में आ रही है? देखो ये कहानी समझना है, कोई ट्रिक लगा के सीखोगे मजा नहीं आएगा आपको। इस टाइप की समझ कर क्या रहे हैं, जो सवाल में लिखा हम कर रहे हैं नहीं। अगर हम ये सीख जाएंगे जो सवाल का हम कर रहे हैं तो सवाल जिंदगी में गलत नहीं होगा और शॉर्ट ट्रिक न्यू बन जाती है। शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बना देंगे लेकिन है ना, समझेंगे। खर्चा उसने 12% बढ़ा दिया तो खर्चा कितना हो गया? 336 रुपए, मतलब 36 रुपए बढ़ गया। अब बताओ उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? अब बचत में कितनी वृद्धि होगी? 550 तो कमा रहा था, 336 खर्च कर रहा है नए के हिसाब से वृद्धि होने के बाद, तो बचत कितनी हो गई साहब? तो 550 कमाए, 336 खत्म कर दिए, तो बचत कितनी हो गई? 10 में से 6 गया, 4 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा। तो 214 रुपए की बचत हुई उसकी बचत कितनी हुई? 214 रुपए। पहले बचत कितनी थी सर? 200 रुपए की। बचत
कितने रुपए बढ़ गई सर? बचत तो 14 रुपए बढ़ गई। तो निकाल लो 200 का कितना परसेंट? 14 है। परसेंटेज में बताना है तो 200 का x% 14 रुपए। सबको मालूम है 14 कहां से आया? पहले 200 रुपए बच रहे थे, 214 बच रहे थे, 14 रुपए ज्यादा बच रहे थे। पता कर लो कितने परसेंट बढ़ गया? 2 जीरो से 2 जीरो, 2 सत्ते 14। इसका मतलब 7% उसकी बचत पहले से बढ़ गई। ऑप्शन नंबर ए। कंफ्यूजन कुछ ना कुछ हो रहा होगा क्योंकि सवाल का एकदम नया है, होगा अलग तरीके से होगा। आओ एक बार फिर से समझते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग। आप यहाँ 112 की जगह 12 भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आओ समझते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि व्यय और बचत ये 3 है, ये 2 है, इसे 300 बना लिया, इसे 200 बना लिया, तो 500 और 10% क्या है? चलते आपके आय कितनी है? आय हो गई 500 रुपए। कहां से आए 500? 300 तो 500, मतलब 300 खर्च कर रहे हो, 200 बचा रहे हो, तो इसका मतलब 500 कमा रहे हो। 10% की वृद्धि हो गई है तो इसका 10% निकाल लो। अभी 110% निकाला था, अब मैं 10% निकालूं कह रहा हूं। पता चला कि 50 रुपए बढ़ गए, किसमें? आय में। पहले थी 500, 50 रुपए बढ़ गए तो कितनी हो गई? 550। आप ऐसे करोगे तब भी 550 आएगा, डायरेक्ट 110 निकालोगे तो भी 550 आएगा। आगे चलते हैं। उसके 12% खर्चा बढ़ गया। पहले खर्चा था 300 रुपए, अब 12% बढ़ गया तो 12% निकाल के देख लो, 12 दिया 36 रुपए का खर्चा बढ़ गया। अब बताओ 50 रुपए ज्यादा कमाए, 36 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए तो बचत कितनी हुई? नई बचत। कौन सी बचत? नई बचत कितनी हुई इसके अंदर? 50 में से 36 घटा दो, सब्जी 14 रुपए की। सही है, इतना समझ में आया। अब ये पूछ रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो पहले बचत थी 200 रुपए, अब 14 रुपए ज्यादा हो गई। 14 रुपए ज्यादा हो गया तो ऐसे कर लो, और यहाँ पर पता कर लो कि 200 का x% 14 है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 सत्ते 14, तो x की वैल्यू 7%। ठीक है, चीजों को समझना सीखिए। सवाल कैसे ठीक करना आपने, चीजों को समझेंगे, क्लियर करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चीजें ऐसे ही होंगी बिल्कुल। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप लोग, कमेंट भी कर दें, अच्छा रहेगा, शेयर कर दें, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें, ये मुझे बार बार करना पड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अब बताओ 75% क्या कर दिया? सर जी खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? सर बचाया उसने 25%। लिखा नहीं है पर समझना पड़ेगा। जब 75% खर्च कर दिया तो बचा तो 25% होगा, सीधा सा। चलिए, और शेष बचा लेता है 25%, मतलब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। समझेंगे इस चीज को बड़े आराम से। उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की। बिल्कुल पिछला सवाल है। अब उसकी आय है कितनी? कुछ नहीं समझ में आ रहा। उसकी आय है कितनी? सर ये नहीं समझ में आ रहा। तो आओ एक काम करो, अगर ये ऐसा होता तीनों दो के अनुपात में तो कर लेते, तो कर लो ना। 25 सेकंड 25 25 दिया 75, अनुपात कितने का आ गया? सर जी 3 और 1 का। पिछले जैसा बन गया, नहीं बन गया? अब इसे कितना मान लोगे? 300, इसे 100, मतलब कि 300 रुपए खर्च कर लिए, 100 रुपए बचा लिए, तो इसका मतलब कमा कितना रहा था? सर जी उसकी कमाई थी 400 रुपए। कहां से आई कि 300 खर्च कर रहा है, 100 बचा रहा है, तो 400 कमा रहा होगा। आसान बन गया, नहीं बन गया? बिल्कुल लाइक कर देंगे। अब लिखो आगे। अब जो मैं कहना वो कर दो, उसकी आय में 20% बढ़ा दो। तो भैया उसकी आय 400 रुपए थी, 20% बढ़ा दूंगा तो 120% हो जाएगी। 120 से निकालेगा ना, इससे अच्छा रहता है, ठीक है ना? या फिर 20 निकाल ले तो भी कोई बुराई नहीं है, आपकी इच्छा है। चलो 0 से 0, 20 चौक 80। इसका मतलब अब उसकी जो आय है पहले से कितने रुपए ज्यादा हो गई? 80 रुपए ज्यादा हो गई। यहाँ रुक जाएंगे, ये नई इनकम हो गई उसकी, नई आय। आप भी चीजों को लिख के फेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। खर्चा कितना था? सर जी 300 रुपए। अब उसने उसमें 10% की वृद्धि कर दी ज्यादा, तो 300 का 10% जो मैंने निकाला तो मैंने पाया कि 30 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। समझ गए? 30 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखो 80 रुपए ज्यादा बनाए, 30 रुपए ज्यादा करे, तो नई बचत कितनी हो गई? 80 में से 30 घटाओ। इसका मतलब 50 रुपए ज्यादा बचा रहा है पहले से। पहले से 50 रुपए ज्यादा बचा रहा है, तो पहले कितने बचा रहा था? सर 100, अब कितने
100 से 100 कट गया तो इसका मतलब 50%। इसका मतलब उसने अपनी बचत कितनी बढ़ा ली, 50% ज्यादा कर ली। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो कहानी समझ में आ रही है, बिल्कुल मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इन चीजों का एफर्ट्स और ज्यादा अच्छे से लगा पाऊं। और किसी को कहीं भी समस्या हो रही है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन करोगे समझ में आने शुरू हो जाएंगे, 2 से 3 करोगे समझ में आने शुरू हो जाएंगे, मजा ना आने तो बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय खर्चा 6000 रुपए है तो उसका मासिक बचत कितनी। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया वो अपने जितना भी वेतन है उसमें 20% बचा लेता है। बचत कितनी है, 20%। तो इसका मतलब खर्चा कितना होगा, 80%, क्योंकि टोटल तो हमेशा 100% होता है। ये कहानी समझ आ रही है। यदि उसकी मासिक व्यय, उसका खर्चा कितना, 6000, और वैसे खर्चा कितना निकाला, 80%, तो हम ये कह सकते हैं कि 80% 6000 के बराबर है। तो 80% की वैल्यू 6000 के बराबर, 1% की वैल्यू 6000/80, और हमें बताना क्या है उसकी बचत कितनी है। बचत कितनी है सर, 20%। तो जब 1% की वैल्यू कितनी आ रही है तो 20% की वैल्यू निकालने के लिए 20 से गुणा कर दो, 20 चौक 80, 8 पे देख लेते हैं, 4 4 बचा दो 5, 1500, मतलब कि ऑप्शन नंबर सीधा सवाल। तो बहुत ज्यादा इजी था, चलिए तो बहुत गरीब सवाल। चलिए आंसर आया, अगले पे चलते हैं। देखिए चीजों को थोड़ा सा मैं फास्ट करना शुरू कर देता हूं 20 मार्क के। रीजन ये है क्योंकि सवाल ज्यादा होते हैं तो क्योंकि 1.5-2 घंटे का बने तो कोई फायदा है नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन, 2500 लोगों में से केवल 60% बचत करने में या बचत करने की आदत पाई गई। लोग कितने हैं सर, 2500 लोग हैं। कितने लोग बचत कर रहे हैं, 60%। तो पहले पता करो कि गिनती में कितने कर रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 छिक्का 150, मतलब 1500 लोग हैं जो बचत करते हैं। 2500 में से 1500 लोग बचत करते हैं या नहीं करते, तो एक ऐसी बात नहीं करेंगे हम, 1500 की बात होगी। क्यों, क्योंकि यदि उनमें से 30%, इस 1500 में से भी 30% बैंक में बचत करते हैं। 30% कहां कर रहे हैं सर, बैंक में बचत, और 32% डाकघर में, 32% डाकघर में भी पैसे जमा कर देते हैं बचत पे, और शेष शेयर पे लगा देते हैं। शेष बचा कितना, टोटल कितना है, 100%, याद रखिए हमेशा। तो 30 खर्च हो गया, 30 बच गए, 32 बच गए, कितने बचे, 62%। तो शेष कितना बचा, ये कितना बचा, 100 में से घटा दोगे 30 तो 62% को घटा दोगे तो 8, 38%। ये काय में लगा रहे हैं, शेयर में लगा रहे हैं। सबको मालूम है 38 कैसा आया भैया, तुमने अपना पैसा, ये 1500 लोगों में से 30% तो बैंक चले गए, 32% डाकखाने चले गए, तो बचे कितने परसेंट सर, 38% बचे। 38 आया कैसे सर, 32 चले गए, 30 चले गए, तो टोटल 62 चले गए, बचा कितना, 3800 में से। तो 38% कहां पे पैसा लगा रहे हैं, शेयर बाजार में। तो शेयर धारकों की कुल संख्या बता दो, तो इसका मतलब 1500 का 38% निकाल दो। तो मैंने कहा 1500 का 38% कैसे निकालूंगा मैं, तो 0 0 0 0, सही है। बड़े आराम से चीजों को समझेंगे। अब 15 8 120 का 0, 80 का 12, 15 दिया 45, 15 दिया 45, 45 और 12 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा सर, 57। तो इसका मतलब 570 लोग अपना पैसा शेयर बाजार में लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। चीज समझ में आई है नहीं आई, चीज समझ में आई है नहीं आई। देखो उसने शुरू में आपको लोग दिए 2500 और 2500 का खेल खत्म कर दिया कैसे, 60% निकलवाकर, तो लोग बचे 1500। उन 1500 में से भी 30% बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, 32% डाकखाने में, तो बचे कितने, 38%। ये कहां कर रहे थे, शेयर बाजार में। इन्हीं की गिनती पूछ ली तो 1500 का 38% निकाला तो पता चला 570 हुआ। कंफर्म है, ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही आराम से चीजें समझ में आ रही होंगी और बिना किसी परेशानी के आती भी रहेंगी ज्यादा। अगला, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7%, ये आ गया, ये मैंने बताया था एक टाइप होगा सर, ये परेशान करता है बच्चों को, आप समझते हैं। 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, और शेष 10% पर देते हैं। शेष कितना निकालना पड़ेगा,
इसके दो तरीके हैं, आपको जो पसंद आए बता देना। मैं पहले आसान वाला बनाऊंगा, भारी वाला बनाऊंगा, ये बड़ी समस्या रहती है, लाइव हो तो पूछ लो, फिलहाल मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ। 1/3 7% पर दिया, 1/4 8% पर दिया। पैसा नहीं पता, अगर हमें पैसा पता होता तो हम बड़े आराम से कर लेते, तो क्यों ना पैसा पहले पता कर लें, आसान तरीका। कैसे सर, कैसे कर लेंगे? 3 का 4 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा सर 12, तो 12 को 100 से गुणा कर लो। क्यों कर 12 गुणा? मैंने बताया था 100 से जब गुणा कर लेते हैं तो डबल जीरो हो जाता है और आसान होता है, डबल जीरो से बहुत डबल जीरो नहीं है, तो इसका एलसीएम आया 12। तो मैंने मान लिया कि एक आदमी के पास जो उसकी पूंजी थी वो 1200 रुपए थी। अब देखो सवाल कैसे आसान बनता है, सही है। अब उसने 1200 का 1/3% भाग, तो 1200 का 1/3% भाग कितना आया 400 रुपए। फिर उसने उसका 1/4 भाग, मतलब कि 300 रुपए, 700 रुपए खर्च कर दिए उसने। बस में बचे कितने? अब हमें बचा भाग नहीं निकालना पड़ेगा, बचा रुपए निकाल लेंगे। जब 12 में से 400 एक रुपए चले गए, 312 400 रुपए, 4 के 12 300 रुपए चले गए, तो रुपए बचे कितने सर जी? 500 बचे ना, 7 3 12 500 रुपए बचे। अब उसने 400 रुपए कितने परसेंट पर दिए सर जी? 7% पर दे दिए, ये लो। ये 1/4 वाला कितने पर था? 8% पर, ये लो। और बचा हुआ कितने परसेंट पर था सर? 10% पर। 2 जीरो से 2 जीरो 7 चौक 28, 2 जीरो से 2 जीरो 8 या 24, 2 जीरो से 2 जीरो 50। कंफर्म? यदि उसकी आय 561 रुपए है, फिलहाल उसकी आय कितनी आई है हमारे हिसाब से? कितनी आई है? 28 24 50। तो जोड़ देंगे 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 2 7 और 1 9 और एक हासिल लगा था 1, हो गया 102। तो हमारे हिसाब से उसने कितने रुपए बचा लिए? 102 रुपए। देखो समझो, उसने ये पैसा निवेश किया है, तो वो 1 पर 7% कमा रहा था, 8% और 10%। कैसे कैसे कमा रहा था समझ में आ गया हमारे कि भाई 1200 रुपए मान लिया तो 400 रुपए का 28 रुपए कमाए, तो उसकी कमाई हो गई ना, आय एकदम। 300 रुपए पे 24 रुपए कमाए, बचे हुए 500 रुपए पे 50 रुपए कमाए, टोटल कितने रुपए कमाए? 102। लेकिन ये हमारे हिसाब से कमाए, ना तो हमें पैसे दे रहे थे ना कुछ, हमने पैसे अपनी तरफ से निकाले, सही। तो हमारे हिसाब से तो उसने 102 रुपए बचाए, और इनके हिसाब से कितने? 561 रुपए बचाए। आओ समझते हैं। हमारे हिसाब से 102 रुपए बचाए, तो 102 रुपए की कीमत कितनी हो गई? 561 के बराबर। एक की कीमत 561 बचे थे, और पूंजी पूछी तो हमारी पूंजी कितनी मानी गई थी? 100 नहीं मानी गई, 1200। इसे कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। आप करके देख लेते हैं। 3 3 9 3 4 12, 3 1 3 बचा 2, 3 8 24, 3 7 21। बड़े आराम से चलिए। 2 1 2 2 7 14, 2 6 12 600। बड़े आराम से 17 से इसे काट देंगे, 17 1 17 17 1 17, 11 6 66। तो इसका मतलब उसकी जो आय है वो 6600 है। ऑप्शन नंबर सी। मुझे बताइए बात समझ में आ गई है? देखेंगे सर केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट तो बहुत ही लेंथी बन गया भैया, इसकी सही में कहीं भूल लेना कोई शॉर्टकट नहीं है पहली बार। और आपको इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि पॉइंटों में नहीं लाने दिया जा रहा है, ना ही एक्स का यूज किया जा रहा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे और भी सवाल मिल सकते हैं। जब कभी भी हमें फ्रैक्शन समझ में ना आए तो हमें सीधे सीधे कहां चले जाना चाहिए? उस फ्रैक्शन से एलसीएम लेके संख्या तैयार कर लेनी चाहिए हमेशा। ये सही रास्ता दिखाया जा रहा है, रास्ता दिखाया जा रहा है, चलना हमेशा ये काम करेंगे। इस सवाल को 2 से 3 बार देखेंगे, तगड़ा सवाल है, अगर फंस गया तो सीधे सवाल ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाए और आप इसका सही आंसर दे लें तो समझ जाना पेपर अच्छा जा रहा है और नंबर आने की उम्मीद है। क्योंकि यही सवाल हार और जीत तय कर देते हैं। ऐसे सवालों को देखकर बच्चे वीडियो स्किप कर देते हैं, क्योंकि टीचर लोग यूट्यूब पर ये सवाल नहीं कराते। क्यों? क्योंकि थोड़े लेंथी होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आते, वीडियो को डिसलाइक मिलने शुरू हो जाते हैं। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, सवाल कराते रहेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। रतन का व्यय खर्चा और बचत में 5:1 का अनुपात है। सवाल खुद कीजिएगा, ये सवाल खुद कीजिएगा। इसमें का 2-3 सवाल हो चुके हैं, सवाल खुद कीजिएगा फटाफट। आपको कमेंट में आंसर देना है, किसका आंसर क्या होगा तेजी के साथ ये सवाल खुद करके दिखाइए। देखिए इससे पहले सवाल था, इसके टाइप का ये सवाल, ये वाला इसके टाइप का था, ये वाला इसके टाइप का था। आपको वो करके दिखाना है। कंफर्म है? चलिए
तो ये करते दिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आंसर जाएगा। मैं आंसर बता देता हूँ, जहां तक 32% है, पर करके देख लेना, कंफर्म नहीं। आइए कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बता देना। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, वेतनों का जोड़ 72,000 है, मतलब 3 कुछ रकम कमाते होंगे, तो तीनों के वेतन को एक जगह जोड़ो तो 72,000 रुपये कमा रहे हैं। अपने वेतन का 80%, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। तो तीनों अपना अलग अलग खर्चा कर रहे हैं, 80, 85 और 75%। यदि उन तीनों की बचत 8, 9 और 20 के रेशो में है, तो ए का वेतन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। और कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने माना कि जो ए है उसका वेतन ए ही मान लो, बी का वेतन बी ही मान लो, सी का वेतन सी ही मान लो, एक्स एक्स मान के क्या करोगे, सही। अब ये अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, ये अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है, ये अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है। अब आप सोचेंगे सर आज तो सारे सवाल इधर उधर के आ जाएंगे, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, किताब में सवाल नहीं जिस तरह के हैं। अब ऐसा जरूरत तो नहीं है कि एक सवाल पहले 2 सवाल करा दो, बाकी के 10 सवाल एक जैसे हैं और तुम कर लो, खुश हो जाओ, अरे हाय भैया मजा आ गया, अरे तो मैं शेर सांसू भी बन गया, तो मैं सारे कर लूंगा, ऐसे नहीं होगा। सवाल चेंज होंगे, आपको समझने पड़ेगा, सही। जो इंटरेस्ट रखेगा वो समझेगा। वरना जय माता दी। आओ ए अपने ए की इनकम ए मान ली, बी की इनकम बी मान ली, सी की इनकम सी मान ली, 80% खर्च कर दिया, 85 कर दिया और 75% खर्च कर दिया। कंफर्म? चलो थोड़ा कुछ तो लिखा है 3 व्यक्ति हैं ए बी सी जो कुछ पैसे कमाते हैं, उनके कमाए हुए पैसों को एक जगह जोड़े तो 72,000 रुपए बनते हैं। अब आगे बताया कि वो ए बी सी जो है ए 80%, बी 85% और सिर्फ 75% अपना खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद उन्होंने जो बचत करी उसे रेशो में दे दिया, 8, 9 और 20, ये ए बी बी सी इतने परसेंट इतने रेशो से बचत है। तो बताओ ए का इनकम कितना है? बड़ा आसान सवाल है, आप समझते हैं। देखिए क्योंकि उसने 80% तो खर्च कर दिया, ये खर्चा दे रखा है और ये बचत है, तो आपको क्या करना है, ये आपस में तो कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर यहाँ भी 80% की जगह 20% बचत दी जाती तो इन्हें हम कनेक्ट कर पाते, क्योंकि बचत से बचत कनेक्ट कर लोगे, है ना। तो क्यों ना हम 80% को भूल जाए खर्चे को और सिर्फ बचत पे बात करें। तो जब ए ने 80% खर्च कर दिया तो ए का बचा कितना? सर जी ए का बचा केवल 20%। कितना बचा सर जी? 20%। और वैसी बचत कितनी है सर जी? 8। बी का क्या सीन है सर? बी का बचा 15% और बचत कितनी है? 9। सर जी सी का बचा 75 खर्च कर दिया, 25% और बचत कितनी है सर जी? 20। इससे एक नया रेशियो बनाओ तो
समझ में आ रही है या नहीं? तो देखो बचत दोनों मिलकर बन गई 40, कंफर्म है? चलिए 5 से 15 20, 20 की 9 से गुणा कर दूंगा तो कितना बन जाएगा? 9 दूनी 18, 180 बटे 3, 3 से काटूंगा तो 60 बटे 1, कंफर्म है? 25 सेकंड 25, 25 चौके 100, 2 80, ये बना 80 बटा 1, कंफर्म है? अब ये बना 40, ये बना 60, ये बना 80, तो 40 60 80, 0 से 0 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, ये जो आया इनकी आय का रेशो आ गया। अब अनुपात आ गया आय का कितनी है और आय कितनी है सर? आय है 72,000। ए का निकालना है, ए कितना है सर जी? ए तो 2 है तो गुणा 2, तीनों कितने हैं? 4, 3 7 और 2 9, नीचे जोड़ के मालूम होगा 9 में 72 और 8 दूनी 16, मतलब 16,000 रुपए एक एकड़ का है या एक एकड़ है। बताइए कहानी समझ में आई है? बहुत सीधे सवाल, फिर से समझ लेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। ये खर्चा दे रखा था मैंने, बचत निकाली 20%, ए का 20% निकाला 1/5, 8 बटे 40, सही। इसी तरह से हर एक का करा तो निकल आया 40 60 और 80, 40 60 80 का रेशो निकला 2 3 4, ये आय का रेशो निकलता है इस तरह से। और आय कितनी थी? 72,000 बांट दिया। सीधा सा सवाल है, अगले पर चलते हैं। देखिए सीधा सा सवाल है, अगले पर चलते हैं, हर एक सवाल को मिलेगा, मजा आएगा क्लास में आपको। अगला है, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी, पूंजी मतलब कैपिटल, अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3%, 1/4 का मतलब होता है 90 को, इस तरह का सवाल जो दर्शन दे चुका है पीछे, 3% ब्याज मिलता है, 2/3 पर 5% मिलता है, 2/3 कितना? तो और शेष पर 11% मिलता है, तो उन शेष पर उसे 11%, शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज कितना? मतलब सभी को एक साथ जोड़ दो पूंजी को और सभी पैसे को एक साथ जोड़ दो जो ब्याज का मिला, तो एवरेज ब्याज कितना मिलता है ये पूछ रहा है। तो अभी हमें तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो पता करते हैं। 4 और 3 का रेशो दे रखा है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। पिछले सवाल की तरह कितना आ जाएगा सर? इसका एलसीएम भी 12 आएगा। तो मैंने माना कि जो कैपिटल थी, जो पूंजी थी वो 1200 रुपए थी, सही है। कहां से आया 1200? इनका एलसीएम 12 आया, कुछ तुक्के से नहीं, कॉन्सेप्ट से नहीं, तो ट्रिक है। अब 1200 में से 1/4 भाग, 1200 का 1/4 भाग मतलब कि 300 रुपए। 300 रुपए कितने का दे रखे हैं? 3% के ब्याज पर, तो 300 का 3% का ब्याज सर जी 9 रुपए, सही है। आगे चले, 1200 का 2/3, 312, 4 दूनी 8, 800, 800 रुपए का कितना ब्याज? 5%, मतलब यहां से 40 रुपए मिले। अब 300 खर्च हो गए, 800 खर्च हो गए, कितने रुपए बचे सर जी? 100 रुपए बचे 1200 में से, तो 100 पर कितने परसेंट में? 11%, मतलब 11 रुपए। टोटल कितने रुपए ब्याज का मिला? 9 11 20 40 60 रुपए, 60 रुपए ब्याज के मिल गए। ये बात समझ में आई है नहीं? इस चीज को देखिए, ये चीजें तो हैं आप लोगों को। अब ये जो सवाल मैं बना रहा हूं समझ लेंगे, ये सवाल किसी और ट्रिक के मोहताज नहीं होते, इनके अंदर कोई ट्रिक नहीं, केवल कॉन्सेप्ट लगता है कि आपको चीजें समझ में आती हैं, क्या परसेंटेज को तोड़ सकते हैं, सिर्फ ये चीज आपसे पूछी जाती है। हर एक सवाल ऐसा नहीं आएगा कि 20% की वृद्धि हो गई, 20% की कमी हो गई और तुम -4% लगाकर बाहर आकर ना जाना करो कि भाई नंबर जाएगा और उठ जाऊंगा तो ना पढ़ूंगा मैं तब उठा कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। नंबर वो बच्चा लाता है जो इन प्रकार के सवालों को करता है, प्रैक्टिस करता है, तब वो नंबर लाता है, याद रखिएगा। तो 60 रुपए से ब्याज के मिले, कितने रुपए पर? 1200 का। तो 1200 रुपए पे कितना ब्याज मिला? टोटल 60 रुपए। पता कर लो ना कितना परसेंट है। तो 1200 का माना x% 60 रुपए, 2 0 से 2 0, 12 पंजे 60, तो कितना निकल का आया सर? 5%। देखिए चीजों को ऐसे ही रियलाइज किया, इन सवालों को 2 से 3 बार करेंगे तो सवाल आपका हो जाएगा जिंदगी भर के लिए, क्योंकि चीजें समझ में आ रही होंगी। जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके कंफर्म आएंगे, वरना तो जो वीडियो बंद करने वाला होगा वो करके जा चुका होगा और वो ना देखेगा दोबारा, है ना।
किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान दे देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपए खर्च करता है, तो उस महीने का कुल वेतन क्या होगा? देखो, किशन ने अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च कर दिया। अगर मैं बात करता हूँ तो भोजन पर 30% खर्च कर चुका है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट तो उसने लगा दिए 3% दान दे दिया। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपए खर्च करता है। पहले पता करो करा खर्च कितना, तुमने टोटल खर्च कितना करा सर जी? 33% करा। रुपए में कितना करा? 2310। तो 33% की वैल्यू 2310, 1% की वैल्यू 2310 बटे 33 और 100%, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज 100% होती है, तो कर लोगे 11 दिया 33, 11 दूनी 22, बचा 11 का 11 0, 3 7 21 70। इसका मतलब उसकी जो इनकम है 7000 है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना आसान सवाल हो जाता है जब आप कॉन्सेप्ट को समझना सीख जाते हैं, जब आप खेलना सीख जाते हैं मैथ के साथ, तो कॉन्सेप्ट इसी तरह से आसान होते चले जाते हैं। जैसे देखिए आप लोगों ने देखा मैथ बहुत आसान है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपए खर्च कर दिए। बिल्कुल सही सवाल, आप अपने आप करके देखेंगे। देखो 35% एक करे, 40% 5% एक करे, तो टोटल खर्च 40%, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ शब्द नहीं लिखा कि शेष का या वेस्ट का, है ना। 40% खर्च करे और खर्च कितने करे? 17,600। तो एक 40% की वैल्यू इतनी, तो 1% की वैल्यू 17,600 बटे 40 और 100% की वैल्यू निकाल लेना, पता चल जाएगा आंसर क्या होगा। मैंने लिखा आंसर अपने आप अच्छा कर देता हूं। 4 चौक 16, 0 से 0 काट लेना पहले। 4 चौक 16 बचाइए, 4 चौक 16, तो 44 0 गुणा 100 सही है भैया। वैसे क्लास और भी लंबी होनी चाहिए कि चुनाव पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, वो मैं रोक देता हूं क्योंकि आईडिया का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी था, कंफ्यूजन वाला था और एक जैसे सवाल इसके अंदर नहीं होते। जैसे सवाल पूरी 50 मिनट की होती है, लेकिन क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, उससे फिर आपको मजा नहीं आएगा। इसीलिए इस क्लास को आज मैं यही रोकता हूं। अगला जो टॉपिक होगा मैं बता दूं, सवाल सब हैं रखे हुए, है ना। वो चुनाव पर आधारित इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, पर रोक देते हैं वरना लंबी हो जाएगी क्लास। तो चुनाव पर जो आधारित क्वेश्चन है वो अगली क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन